आज हम आपको जनसंख्या, ये भूगोल की किताब से जनसंख्या अध्याय के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, समझें, जनसंख्या एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मानव या जनसंख्या, मानव रहित विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बिना मानव के कुछ भी नहीं है। यानी जितने भी संसाधन हैं, इन सभी चीज़ों का उपयोग मनुष्य कर रहा है, और सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण भी मनुष्य कर रहा है। यदि मनुष्य ना हो तो कोई भी न सामाजिक स्थिति बनेगी, ना कोई सांस्कृतिक वातावरण बनेगा, और ना ही पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है, जो कुछ भी है, जिसका भी उपयोग करता है वो मनुष्य करता है। तो मानव महत्वपूर्ण संसाधन है। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव जो है संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों ही करता है। वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन है, मतलब मनुष्य को भी एक संसाधन ही कहा जाता है। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीकी का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। कहने का मतलब ये है कि उदाहरण दे रहे हैं कि कोयला एक चट्टान के रूप में था, चट्टान का एक टुकड़ा था, जब तक कि मनुष्य को उसका उपयोग नहीं आया, और जब उसे कोयले का उपयोग समझ में आया तो उसका महत्व बढ़ गया। जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले शहर या गांव को प्रभावित करते हैं, तभी वो आपदा कहलाते हैं। अगर वो वीरान जगह में आते रहें तो वहाँ किसी पर वो असर नहीं डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी बाढ़ हो या कोई भी आपदा आए, जब मनुष्य उससे प्रभावित होता है तब वो आपदा कहलाती है, तब वो समझ में आता है कि ये आपदा है। यदि मनुष्य नहीं है और पृथ्वी पर यदि मनुष्य ना होता और कितनी भी आपदाएं आती रहती तो उनका कोई महत्व नहीं था। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है, यानी जनसंख्या सबका आधार है, एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है। यानी मनुष्य ही हर चीज़ का अवलोकन कर रहा है तथा अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। यानी जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग मानव कर रहा है। कोई आपदा आती है या विनाश आता है तो उसका असर भी मनुष्य ही महसूस करता है, इसलिए मनुष्य के ही लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उनकी संख्या, यानी मनुष्यों की संख्या कम या ज़्यादा, वितरण, वृद्धि दर जो है, यानी तेज़ी से बढ़ रही है या धीमे बढ़ रही है, और वितरण का मतलब है कि कहाँ कैसी है, कहीं घनी हुई होती है तो कहीं विरली होती है। ये विशेषताएं कहाँ कैसी जनसंख्या होगी या गुण पर्यावरण के स्वरूपों पर निर्भर करती है। यानी जहाँ का पर्यावरण मानव के जीवन के लिए अनुकूल होगा तो वहाँ पे ज़्यादा घनी जनसंख्या होगी, और जहाँ का पर्यावरण मानव के अनुकूल नहीं होगा तो वहाँ कम लोग रह रहे होंगे। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि यानी मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संसाधनों का उत्पादन कर रहा है और उपभोग कर रहा है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं और और वे कहाँ और कैसे रहते हैं। तो ये महत्व का, इसीलिए इसका महत्व है। उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है? यदि संख्या बढ़ रही है तो क्यों वृद्धि हो रही है, तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। यानी जनसंख्या से संबंधित जानकारियाँ जनगणना के द्वारा हासिल की जाती हैं कि कहाँ लोग कितने रह रहे हैं और किस तरह से रह रहे हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे, जैसे जनसंख्या का आकार और वितरण, कहाँ कितने लोग रह रहे हैं,
तो यानी लोगों की संख्या कितनी है और कैसे निवास कर रहे हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि और उसमें परिवर्तन कैसे हुआ है। और तीसरा, जनसंख्या के गुण और विशेषताएं, यानी जनसंख्या जो है उसमें क्या गुण हैं, उम्र, लिंग अनुपात, साक्षरता स्तर, यानी कितने पढ़े हैं कितने अनपढ़ हैं, व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक स्थिति क्या है, तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। अब देखिए जनसंख्या का आकार और वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण, यानी हमारे पूरे भारत में जनसंख्या का आकार कितना है और वितरण कैसा है, कहाँ कितने लोग रह रहे हैं। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या थी 12,106 लाख, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यानी पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% हमारे भारत में है। यह 12.1 करोड़ लोग, यानी करोड़ में देखेंगे तो 12.1 करोड़ हैं। भारत के 32.8, यानी हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं ये लोग इतने। विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4 है ये, यानी पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है भूभाग का उसका 2.4% है भारत के पास, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और देखिए उसमें जनसंख्या रह रही है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5%, यानी भूभाग केवल 2.4% है पूरे विश्व के भूभाग का और जनसंख्या रह रही है 17.5%। देखिए तो कितना असमान वितरण है। अब देखिए जनगणना एक निश्चित समय अंतराल, यानी जनगणना किसे कहते हैं, एक निश्चित समय के बाद, अंतराल का मतलब समय के अंतर से, में जनसंख्या की आधिकारिक गणना यानी गिनती करना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी, 1872 में। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी और उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पर। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहत स्रोत है। यानी जनगणना ये जनसांख्यिकी, ये सामाजिक और आर्थिक आंकड़े बताती है। जनगणना होती है तो उसमें जनसंख्या की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति कैसी है ये जानकारियाँ भी हासिल हो जाती हैं। क्या अपने किसी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये चित्र के माध्यम से जनसंख्या शेष विश्व में निवास कर रही है 82.5 और भारत में निवास कर रही है 17.5 और हमारे पास भूभाग कितना है 2.4 पूरे, यानी ये पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसमें 2.4% भारत के पास है और जनसंख्या है 17.5। पूरी जनसंख्या, ये ऊपर के चित्र में पूरी जनसंख्या है, पूरे विश्व की जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5 भारत की जनसंख्या है और क्षेत्रफल मात्र 2.4%। दूसरे चित्र में इसमें क्षेत्रफल दिखाया गया है, पूरे विश्व का क्षेत्रफल उसमें से 2.4 क्षेत्रफल हमारे भारत के पास है, तो यानी बहुत कम। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा
निवास करता है और इसकी गिनती क्या है, 1,990 लाख। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है, यानी यहाँ कम है, तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास कर रहे हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश, यानी ये 5 राज्य हैं। इनमें पूरे भारत की आधी आबादी निवास करती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। यानी क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन आबादी केवल 5.5% है। भारत में जनसंख्या का असमान वितरण है और इसके कुछ कारण हैं। तो क्या कारण है ये हम लोग ज्ञात करेंगे। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। यानी जनसंख्या का घनत्व निकाल करके हमें समझ में आएगा कि जनसंख्या का वितरण कहाँ कैसा है। तो असमान वितरण के बारे में इससे जानकारी मिलेगी। प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी कैसे निकालेंगे घनत्व, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी एक वर्ग क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं, कितनी जनसंख्या का घनत्व है। यानी एक वर्ग प्रति इकाई, यानी एक वर्ग क्षेत्रफल में जितने लोग निवास कर रहे हैं वो उस जनसंख्या का घनत्व है। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। यानी कितना अंतर है। चित्र के द्वारा इस चीज़ को दर्शाया गया है। चित्र 6.3 में राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दिखाया गया है। यहाँ प्रत्येक राज्य में जनसंख्या का घनत्व क्या है ये दिखाया गया है। यानी पंजाब में 2%, असम में 3, झारखंड में 3, केरल में 3, यानी पूरी जनसंख्या का। ओडिशा में 3, गुजरात में 5% लोग निवास करते हैं, कर्नाटक में 5, राजस्थान में 6, तमिलनाडु में 6, मध्य प्रदेश में 6 और पश्चिम बंगाल में 8, आंध्र प्रदेश में 7% लोग निवास कर रहे हैं, बिहार में 9, महाराष्ट्र में 9, उत्तर प्रदेश में 16। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व है, सबसे ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं। तो इस चित्र से ये जनसंख्या का घनत्व समझ में आता है। अब यहाँ पे ये नक्शे के द्वारा भी दर्शाया गया है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या, तो जो डार्क हरे से दिखाया है वहाँ सबसे ज़्यादा निवास कर रहे हैं, वहाँ सबसे कम निवास कर रहे हैं, 250 से भी कम। और जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं वो रेड से दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो ये क्रम से बना है। 250 और 250 से कम जो डार्क ग्रीन से दिखाया गया है, डार्क हरे से, वहाँ सबसे कम जनसंख्या निवास कर रही है। तो सबसे कम जनसंख्या निवास कर रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी कम है, उधर छत्तीसगढ़ में भी कम है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, इधर अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में। ठीक है। और इस तरह से 251 से 500 व्यक्ति जहाँ निवास कर रहे हैं वो थोड़ा हल्के
ग्रीन, हल्के हरे से। इसके बाद पीले से जो दर्शाया है वहाँ पे 501 से 750 लोग निवास कर रहे हैं, और 751 से 1000 जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ पे ऑरेंज कलर से दर्शाया है, और 1001 से और अधिक जहाँ निवास कर रहे हैं वो उसको रेड से दिखाया है। तो इसमें रेड में बिहार है और बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है। अब आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 5/8/2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए चित्र के माध्यम से जो 6.3 इसका अध्ययन करेंगे तो इसकी तुलना चित्र 2.4 और 4.7 से करें, और इन मानचित्रों के बीच क्या आपको कोई संबंध नज़र आता है ये आप देखिएगा। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। तो ये आप चित्र में देख करके ये इन राज्यों के नाम लिखेंगे। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु, यानी जहाँ की जलवायु प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। यानी जहाँ की जलवायु मानव जीवन के लिए कष्टकारी है वहाँ कम लोग निवास करते हैं, इसीलिए इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या है। और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है और क्यों? ये जो है असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा और छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। यानी असम और प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम होने का कारण है वहाँ पे चूँकि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कटे छठे क्षेत्र हैं, कटी छठी हैं, और पथरीला भूभाग है और कम वर्षा होती है, और छिछली कम उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या इन राज्यों में कम निवास करती है। उत्तरी मैदानी भाग, उत्तर में है मैदानी भाग, और दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है क्योंकि यहाँ समतल मैदान है एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताएं। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यानी आबादी की जो संख्या है और इसका वितरण कहाँ कम कहाँ ज़्यादा, और संगठन इसमें लगातार परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं मतलब कैसे होता है। जन्म, यदि जन्म ज़्यादा है मृत्यु कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी, यदि जन्म कम है मृत्यु ज़्यादा है तो जनसंख्या कम होगी। एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ समझें। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय या अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में क्या परिवर्तन आया, बढ़ी या कम हुई। और इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष यानी वृद्धि, तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत का परिवर्तन के द्वारा। यानी पहले 10 साल में जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया, बढ़ी या कम हुई। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है।
यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जो गणना हो रही है इसमें संख्या यदि बढ़ती है तो ये कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या यानी 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है और इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, यानी जनसंख्या बढ़ रही है या कम हो रही है ये बहुत महत्व रखता है और इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे ये यहाँ पे इन आंकड़ों के द्वारा दर्शाया है कि 1991 से 1961 ये यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि दर थी 21.64 और 61 से 71 में वृद्धि दर हो गई 24.8 जनसंख्या वृद्धि दर और 71 से 81 में और बढ़ी, ये हो गई 24.66 और 1981 से 91 में थोड़ी कम हो गई वृद्धि दर 23.87। इसके बाद 91 से 2001 इस दशक में और कम हुई 21.54 और 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर और कम हुई है, ये हुई 17.64। तो इस तरह से ये जनसंख्या वृद्धि दर प्रति 10 वर्ष की दिखाई गई है 1991 से 2011 तक। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।